नमस्कार साथियों, ऑलटेट एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी की हमारी दूसरी क्लास है। टॉपिक रहेगा वर्णमाला का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए वाक्य, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी उपवाक्य, ऑप्शन डी ध्वनि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन ए वाक्य दिया गया है, तो वाक्य शब्दों का सार्थक समूह जो होता है वह वाक्य कहलाता है। ऑप्शन बी में शब्द दिया गया है, वर्णों का व्यवस्थित समूह जिसका निश्चित अर्थ निकलता हो को शब्द कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? ऑप्शन ए बीजी खैर, ऑप्शन बी गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन सी अनंत सैनम अयंगर, ऑप्शन डी रामालू। तो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अभी तक 2 राजभाषा आयोग पेश किए जा चुके हैं। पहला राजभाषा आयोग 1955 में पेश किया गया था, जिसको गोपाल स्वामी अयंगर ने। दूसरा राजभाषा आयोग 1957 में पेश किया था और पहला राजभाषा आयोग 1955 में बीजी खैर द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी भाषा की कुल कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 21। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 18। हिंदी भाषा की कुल 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा में उपभाषाएं कुल 5 होती हैं। हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं होती है और हिंदी भाषा की कुल भाषाओं की बात करी जाए तो कुल भाषाएं हिंदी भाषा में 22 होती हैं। और संविधान के संशोधन 21वें द्वारा सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन ए संघ की राजभाषा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन सी पत्राचार की भाषा, ऑप्शन डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो हमारे संविधान में अनुसूची 8 में भाषा संबंधी भाषा का जो विकास होगा किस तरह होगा वो सब बताया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 में इसका वर्णन किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। संघ की राजभाषा या अनुच्छेद 343 में बताया गया है और उच्चतम न्यायालय की जो भाषा होगी वो 348 और उच्च न्यायालय की जो भाषा होगी 349। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 30 मई, ऑप्शन डी 31 मई। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन ए 1 मई को हम मजदूर दिवस मनाते हैं, ऑप्शन बी 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन डी 31 मई को हम तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी उर्दू। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति
हिंदी भाषा की उत्पत्ति तो संस्कृत भाषा से हुई है, लेकिन हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है, तो ए इसका राइट आंसर है। और हिंदी भाषा का विकास क्रम भी पूछा जाता है कई बार, तो हिंदी भाषा का विकास क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवभट। ये भी हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से कितने स्वर हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 10। उच्चारण की दृष्टि से कुल स्वर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 10 होंगे। उच्चारण की दृष्टि से कुल स्वर 10 होंगे। लेखन की दृष्टि से या कुल स्वर जब पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा 13। लेखन की दृष्टि से या कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, और अगर स्वरों की संख्या पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संयुक्त व्यंजन को संस्कृत व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए अक्षय, ऑप्शन बी त्रय, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी श्रमिक, श्रमिक। तो इसका राइट आंसर है श्रमिक, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए जो अक्षय है ये कै और स से मिलकर बना होता है। ऑप्शन बी त्रय, तय और रै से मिलकर बना होता है। और ऑप्शन सी ये जय और अनखाली से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा उच्चारण काल के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? मात्रा उच्चारण काल के स्थान पर स्वरों की संख्या, तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, इसमें यहाँ पर ह्रस्व स्वरों की संख्या आ जाएगा। मात्रा उच्चारण काल के आधार पर ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 3। मात्रा उच्चारण काल के आधार पर ह्रस्व स्वरों की संख्या 3 है। ये ह्रस्व स्वर होंगे ए, ई, उ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वरों के कुल कितने भेद हैं? जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वरों के कुल कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वरों के कुल 3 भेद हैं। इसमें पहला भाग होता है अग्र स्वर, दूसरा भाग होता है मध्य स्वर और तीसरा भाग होता है पश्च स्वर। इनको याद करने का एक तरीका होता है, अग्र भाग को हम ए से प्रदर्शित करेंगे, मध्य भाग को 2 से प्रदर्शित करेंगे और पश्च भाग को 3 से प्रदर्शित करेंगे। तो जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मध्य स्वर से केवल ए का ही उच्चारण होता है, मध्य स्वर से केवल ए का ही उच्चारण होता है। शेष जितने भी पश्च स्वर में आएंगे उसमें ऐसे 3 की एक डायमेंशन, एक 3 जैसी एक आकृति बनती हुई दिखाई देंगी। जैसे इसमें आ, उ, ओ, औ, ये सब पश्च स्वर में आएंगे। शेष सभी अग्र स्वर में आएंगे। शेष जितने भी बचेंगे सब अग्र स्वर के अंतर्गत आएंगे। तो अग्र स्वर में आप ए, आई, ई और ई को रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मुर्दा, ऑप्शन डी नासिका। तो यह का उच्चारण स्थान होता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, तालु। तो इसकी एक ट्रिक होती है इचू यसाना तालु, बस इसी को याद रखना है। इचू यसाना तालु। इसमें ई
और ई, छोटी ई और बड़ी, इन दोनों का उच्चारण स्थान, और च वर्ग का उच्चारण स्थान। च वर्ग में च, छ, ज और य और से, इन सब का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। और कंठ में क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसमें क, ख, ग, घ, अंग ये सब आता है। और नासिका से पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। एक तरफ हमने वर्ण रखे हैं, दूसरी तरफ उच्चारण स्थान रखे हैं। तो इसमें पहला है विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, स षटकोण का उच्चारण स्थान दंतमूल, रे का उच्चारण स्थान मूर्धा और ए का उच्चारण स्थान कंठ। तो इसका सही मिलान करना है। का राइट आंसर है ऑप्शन सी। जैसे विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, अभी बताया था एकु है विसर्जन याना कंठा। जो कंठ से बोले जाते हैं उनको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए कु है विसर्जन याना कंठा। तो ए कु है विसर्जन याना कंठा में ए आ गया। कै कु का मतलब यहाँ कैसे है, और कै में कै वर्ग के पांचों वर्ण, कै वर्ग के कै, ख, ग, घ, अंग और है, और उसके बाद विसर्ग दिया गया है। विसर्ग का प्रतीक चिन्ह ये होता है। तो इसमें विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। और फिर ए दिया है, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु। जैसे ए दे तो कंठोष्ठ, औ दो तो ए देते कंठ तालु, औ दो तो कंठोष्ठ, ऐसे याद रख सकते हैं। और इसमें रे का उच्चारण स्थान दंतमूल हो जाएगा और से षटकोण का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्वर होते हैं। ऑप्शन ए सघोष महाप्राण, ऑप्शन बी अघोष महाप्राण, ऑप्शन सी सघोष अल्पप्राण, ऑप्शन डी अघोष अल्पप्राण। तो सभी स्वर जो स्वर होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं। तो स्वर महाप्राण तो होंगे नहीं, तो इसमें ऑप्शन हम महाप्राण नहीं होगा, ये भी महाप्राण नहीं होगा। तो सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, तो ऑप्शन सी राइट होगा या ऑप्शन डी राइट होगा। अब सभी स्वर 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 सभी सघोष होते हैं। इसको याद हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये लिखा है स्वर और ये लिखा है सघोष। बस इनको एक ध्वनि से पकड़ लो, स्वर सघोष, बस ये याद रखो, स्वर सघोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी स्वर सघोष अल्पप्राण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन के आधार पर हिंदी वर्णों की कुल संख्या कितनी है? लेखन के आधार पर हिंदी वर्णों की कुल संख्या। ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 54, ऑप्शन डी 55। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 55। ये लेखन के आधार पर हिंदी वर्णों की कुल संख्या, ऑप्शन डी 55। और अगर व्यंजनों की संख्या पूछी जाएगी, व्यंजनों की संख्या हो जाएगी, व्यंजनों की संख्या हो जाएगी हमारी कुल 33। और कुल वर्णों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो कुल वर्णों की संख्या हो जाएगी हमारी 52। तो इसका राइट आंसर है डी, लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या 55। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कभी स्वर कभी व्यंजन या ऐसे कहे अर्धस्वर हो जाते हैं, जो कभी स्वर या कभी व्यंजन अर्धस्वर हो जाते हैं, तो कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन ए य और रे, ऑप्शन बी य व ल, ऑप्शन सी य व रे, ऑप्शन डी य रे ल व। तो जो कभी स्वर और कभी व्यंजन यानी अर्धस्वर, अर्धस्वर य और व, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और य व र ल ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन विकसित ध्वनियों का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है? ऑप्शन ए अड़ ढ, ऑप्शन बी ड ढ, ऑप्शन सी अक्षय और ड,
ऑप्शन सी कषय डे, ऑप्शन डी डे श्रय। किन विकसित ध्वनियों का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डे डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दकोश के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए कैम, ऑप्शन ए का ही दूसरा है कै विसर्ग के साथ, फिर कै, फिर का, फिर ऑप्शन बी कै कै का की, ऑप्शन सी क्रय कै कै कै, ऑप्शन डी कै का कै की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शब्दकोश में पहले अनुस्वार, याद रखना है, पहले अनुस्वार, अनुस्वार के बाद विसर्ग, और फिर मूल वर्ण कै का की कु इनको रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने अयोगवाह हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो हिंदी में कुल कितने अयोगवाह हैं? तो हिंदी में कुल अयोगवाह है 2, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कुल अयोगवाह की संख्या 2। तो अयोगवाह एक अनुनासिक होता है और एक विसर्ग होता है, या अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग, 2 अयोगवाह होते हैं हिंदी में, अनुस्वार और विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी माना गया है? किस वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी माना गया है? ऑप्शन ए कै वर्ग, ऑप्शन बी चै वर्ग, ऑप्शन सी टै वर्ग, ऑप्शन डी टै वर्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चै वर्ग। चै वर्ग को स्पर्श संघर्षी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, से श है कौन से व्यंजन कहे जाते हैं? ऑप्शन ए परकंपी, ऑप्शन बी स्पर्शी, ऑप्शन सी संघर्षी, ऑप्शन डी स्पर्श संघर्षी। से है को संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। इन्हीं को हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4। ऊष्म व्यंजन भी इन्हीं को कहा जाता है। और स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन कै वर्ग से लेके और कै से लेके मैं तक, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, टै वर्ग और टै वर्ग, इनकी संख्या 25। स्पर्शी स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पश्च स्वर है? कौन सा पश्च स्वर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी आ। कौन सा पश्च स्वर है? तो ये पश्च स्वर जीवा के आधार पर बताए गए हैं। पश्च स्वर जीवा के आधार पर, जैसे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर में मैंने बताया था आप रखेंगे ई, ए और ए को। मध्य स्वर में केवल ए आएगा, मध्य स्वर में केवल ए आएगा। और पश्च स्वर में जैसे बोला था, इनको 1 से, इसको 2 से और इसको 3 से, तो ये 3 पकड़ना है। और पश्च स्वर में जितने भी बाकी शेष बचे हैं, एक जैसी शेप वाले आ, ओ, फिर ऊ, फिर ऊ,
ओ, औ, सब जितने पे पस्वर में आएगा। तो कौन सा पस्वर है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पस्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? ऑप्शन ए श तालव्य, ऑप्शन बी श दंत, ऑप्शन सी श मूर्धा, ऑप्शन डी च कंठ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श दंत। ये च वाला जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं होगा। इचु यसाना तालु अभी बताया था, तो इसका उच्चारण स्थान होगा तालु। ये ऋतु रसाना मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान होगा मूर्धा। और ऋतु लसाना दंता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पार्श्विक वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए यह, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी रह, ऑप्शन डी ले। तो पार्श्विक वर्ण, तो पार्श्विक वर्ण होगा ऑप्शन डी ले। प्रकंपी के आधार पर एक रे होता है और एक ले होता है। तो ये होता है पार्श्विक, और ये होता है लुंठित। बस इनको ऐसे याद रखना है कि जिसमें ले आता है वो ले वाला होता नहीं, ये ले विपरीत है, ये रे लुंठित होता है और ले पार्श्विक होता है। ये अंतस्थ व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है। य और वे अर्धस्वर भी होते हैं, और यहाँ पे रे लुंठित है और ले पार्श्विक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध, ये दिया गया है, इसमें कौन सा अशुद्ध है? ऑप्शन ए तय अल्पप्राण दंत्य में ओष्ठ सघोष च तालु महाप्राण, और ऑप्शन डी ख महाप्राण कंठ। तो कौन सा अशुद्ध है? तय का उच्चारण स्थान दंत होता है, ये ठीक है। और तय जैसे किसी भी वर्ग का कोई व्यंजन होता है, जैसे क वर्ग होता है, क वर्ग में हम 5 वर्णों को रखते हैं, क ख ग घ अंग। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसमें अल्प प्राण होंगे, महाप्राण तो 2 और 4, और बाकी अल्प प्राण होंगे। तो तय वर्ग पहला ही वर्ण होता है, तो अल्प प्राण है, ये तो ठीक है पहला ऑप्शन। मैं सघोष होता है और ओष्ठ भी होता है, ये भी ठीक है। ख महाप्राण और कंठ से बोला जाता है। ख वर्ग में आता है, क वर्ग में ख आता है, तो कंठ से बोला जाता है, क वर्ग कंठ से बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? हिंदी भाषा में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। तो हिंदी भाषा में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती है, एक स्वर ध्वनियाँ और एक व्यंजन ध्वनियाँ। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। कमेंट में लिखिए आपको क्लास कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें। और एक क्वेश्चन हम आपसे
पूछते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। विश्व हिंदी दिवस। धन्यवाद दोस्तों।